63,537 के ऊपर जाकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक और मिड कैप में भी जोरदार तेजी देखी गई। आखिर बाजार में ये जोश कहां से आ रहा है और दिन भर किस तरह की आज हलचल रही, बता रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। तो बाजार में अच्छी मजबूती दिन भर देखने को मिली, काफ़ी अच्छा सेशन रहा और ये तेज़ी जो है दिन भर इंटैक्ट रही और क्लोजिंग तक भी ये कायम रही। अच्छी मजबूती वाली क्लोजिंग हमने देखी। शुरुआत स्टॉक स्पेसिफिक जहां एक्शन रहा उससे अगर करें, अडानी ग्रुप स्टॉक्स आज फोकस में थे। वैसे तो अडानी ग्रुप और रिलायंस में लगातार हमने देखा है काफ़ी हद तक एक्शन इन दिनों नजर आ ही रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप से जुड़ी आज एक खबर आई। गौतम अडानी जो है वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिचेस्ट इंडिविजुअल के तौर पर शामिल हुए और ये खबर एक बहुत बड़ी खबर रही, क्योंकि भारत में एक तरह से कह सकते हैं भारत का नाम दुनिया में रोशन होता हुआ दिखा, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम रिचेस्ट पर्सन कैटेगरी में 3rd नंबर पर आना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी मजबूती, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर जैसे स्टॉक्स में बढ़त के साथ दिन भर कारोबार देखने को मिला। इसके अलावा पतंजलि फूड्स, आज सुबह स्टॉक पर हमने डिस्कशन किया। पतंजलि फूड्स के एनालिस्ट मीट में जो इनके बिजनेस एक्सपेंशन से जुड़ी खबरें आई, उसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक मूवमेंट में देखने को मिला। दिन भर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज रहा और क्लोजिंग में भी हमने करीब 4 से 5% के अपमूव पर ही इन स्टॉक्स में ट्रेड देखा। साथ ही नेल्को स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखा है, आज ही नहीं पिछले 6 महीनों से इसके ट्रेंड को अगर आप देखेंगे बढ़िया तेजी नजर आई और इस स्टॉक पर हमने आपको रिसर्च कर बताया कि स्टॉक में अपमूव्स के पीछे की वजह क्या है। फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव हैं। नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन पर सरकार का काफी फोकस है, जिसके चलते BEML और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फोकस में रहे। अच्छी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स नजर आए। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की अगर बात करें, इनफैक्ट तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती ही दिख रही थी। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को अगर छोड़ दे वहां पर बिकवाली का दबाव था, बट अदरवाइज HDFC ट्विंस हो, चाहे बैंकिंग स्पेस से जुड़ी ICICI बैंक हो, चाहे इन्फोसिस, कोटक बैंक, आज IT प्ले भी अच्छी तेजी ही दिखा रहे थे। ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, इससे ठीक पहले ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी फोकस रहा, खासतौर से 2 व्हीलर सेगमेंट से उम्मीदें ज्यादा हैं, तो यहाँ पर आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अच्छे आपको देखने को मिले। मिड कैप गेनिंग कैटेगरी में JSW एनर्जी, ओबरॉय रियल्टी, अडानी टोटल गैस, SRF और साथ ही CESE जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। रियल एस्टेट पैक में लगातार बिफोर द फेस्टिवल सीजन अच्छे तेजी के साथ कामकाज हम देख रहे हैं और ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स जैसे कि ओबरॉय रियल्टी, DLF पर लगातार राय भी आती हुई दिखी, तो इन सेक्टर्स पर खास नजर रखें। सेक्टर स्पेसिफिक FMCG में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। IT सेक्टर FMCG के ठीक साथ साथ अच्छी तेजी दिखा रहा था, इसके ठीक पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस, हर तरफ मजबूती के साथ आज के सत्र में कामकाज दिखा। दमदार सेशन और क्लोजिंग भी काफी अच्छी यहां पर नजर आई। बिल्कुल, तो जोरदार तेजी बाजार में आज देखने को मिली और हमने कई एक्सपर्ट से बात भी की। सुंदरम AMC के MD सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक बाजार एक बड़े बुल रन की तैयारी में है। निवेशकों को इस समय कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मौके तलाशने चाहिए। देखिए, मैं एक नया शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि डीकपल्ड के बगैर हम एंटी कपल्ड एक शब्द को इस्तेमाल करेंगे। ये एंटी कपल्ड क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब दुनिया में लिक्विडिटी का माहौल फैला हुआ है, वो एक बेसिक नेसेसिटी कंसिडरेशन है। अभी ऑलमोस्ट $9 ट्रिलियन US का पैसा पड़ा हुआ है और इक्वल अमाउंट जापान और यूरो की पड़ी हुई है, तो 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर का लिक्विडिटी जारी है, नंबर 1। अब लिक्विडिटी वाटर जैसे अपना लेवल ढूंढता है, लिक्विडिटी अपनी बेस्ट पोजिशनिंग ढूंढती है, नंबर 2। और उस पोजीशनिंग में आप देखें तो वर्ल्ड इज पोलराइज्ड, इसलिए मैं डीकपल्ड नहीं एंटी कपल्ड कह रहा हूं कि एक है कमोडिटी इंपोर्टर्स, एक है कमोडिटी एक्सपोर्टर्स। मैं एडवांस देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इमर्जिंग देशों की बात कर रहा हूं। और ये लिक्विडिटी जो ज्यादा बहुत अपने देश में टिके रहती है, जैसे US और यूरोप में, और उनके स्टॉक मार्केट या उनके डेट मार्केट के ऊपर निवेश होता है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन इमर्जिंग मार्केट को आता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर ही ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर है एडवांस देशों के कंपैरिजन में। मेरे लिए फाइनल टॉपिंग ऑन द केक, जो आइसक्रीम के ऊपर या टॉपिंग होता है, वो होती है कि कैपेक्स का रिवाइवल स्टोरी। जो एक तरफ गवर्नमेंट तो अपनी हाथ पूरा उसमें इस्तेमाल कर रही है, 57% इस क्वार्टर में आपने ईयर ऑन ईयर कैपेक्स की ग्रोथ देखा गवर्नमेंट के खर्चे में, और स्टेट्स 26 स्टेट्स कुल मिलाकर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैच कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बट उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप डेटा देखें तो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्रोजेक्ट, एक तरफ PLI के थ्रू, एक तरफ डोमेस्टिक डिमांड के थ्रू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वापस
72 को पार करके 75 की ओर जा रही है, लॉन्ग टर्म एवरेज 72 है। तो डोमेस्टिक डिमांड इतनी बढ़ने के कारण कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्रोग्राम भी चालू हो गई, ये डेटा बता रही है। तो आज इंडियन इकोनॉमी तीनों इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और उसके साथ सर्विसेज सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की हालत तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए गिर रहे हैं, प्रोविजन कवरेज इंप्रूव हो रहा है, न्यू एनपीए स्लिपेजेस, सो कैपिटलाइजेशन ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ फैबुलस है, और लोन ग्रोथ जो कोविड के टाइम में थोड़ी गिरी थी वो भी एक यू शेप रिकवरी, और इस साल के अंदर 15% की क्रेडिट ग्रोथ भी हम सामने देख रहे हैं। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अदानी का रसूख और बढ़ गया है। अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। करीब 11 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब यहां से वो सिर्फ एलन मस्क और जेफ बेजोस से ही पीछे हैं। कैसे ये कमाल उन्होंने कर दिखाया है, पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, अब ये न्यूज़ काफ़ी गर्व की बात है कि गौतम अदानी नंबर 3 वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नंबर 3। अब ये पहली बार कोई एशियन और इंडियन नंबर 3 स्पॉट को ऑक्यूपाई कर रहा है। कभी भी पास्ट में नंबर 1, 2, 3 कोई भी एशियन या इंडियन ने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो ये इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा है कि उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड को के आगे गए हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड का वेल्थ अब 136 बिलियन पे, गौतम अदानी का 137 बिलियन पे। उनके आगे रहे सिर्फ इलॉन मस्क और जेफ बेजोस, जो कि टेस्ला के फाउंडर है और जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। जब हम देखने जाए इंडिया में तो नंबर 1, 2, 3 पहले तो ऑफ कोर्स अब गौतम अदानी आते हैं, 137 बिलियन पे उनका वेल्थ। फिर आते हैं मुकेश अंबानी, 92 बिलियन पे उनका वेल्थ, और वो 11th आते हैं वर्ल्ड में। और नंबर 3 आते हैं 47th वर्ल्ड में, जो कि अजीम प्रेमजी है, जिनका करंट वेल्थ अराउंड $25 बिलियन है। तो काफ़ी गैप फर्स्ट 2 और थर्ड वाले के बीच में। जब हम देखने जाए तो ये उनका जो 61% से वेल्थ बढ़ा है, ईयर टू डेट बढ़ा है। उनका 61% वेल्थ इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उनके स्टॉक्स काफ़ी रैली हुए हैं। जब हम अदानी पावर को देखें तो 4 टाइम्स गया है ऊपर अदानी पावर, अदानी विलमार 3 टाइम्स ऊपर गया है, अदानी ट्रांसमिशन डबल हुआ है, अदानी टोटल गैस भी डबल हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी दोनों ने 80% प्लस गेंस देखा है, और ये ईयर टू डेट है सारे के सारे। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी एक अच्छी रैली में, जिसके वजह से गौतम अदानी का वेल्थ सर्ज हुआ है, जिसकी वजह से उनका वेल्थ अब, उनका नेटवर्थ जो कहते हैं अब 137 बिलियन पे। अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर ग्रोसरी शॉपिंग करवाने के लिए जियो मार्ट और मेटा ने टाई अप किया है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए अपने पसंदीदा आइटम्स को अपने कार्ट में शामिल कर सकते हैं और पेमेंट करके ऑर्डर दे सकते हैं। जियो मार्ट से व्हाट्सएप पर आप ये शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, ये खुद रिलायंस की एजीएम के मौके पर ईशा अंबानी ने डेमो करके बताया। आइए देखते हैं ये वीडियो। We launched our WhatsApp JioMart partnership, which I would now like to demo to you. Let me now open my WhatsApp. To start your shopping experience, you can simply say hi to the JioMart SmartBot in WhatsApp, and JioMart will send you a link to get you started. I already have this link, so I'm going to click on it to get started. Immediately, we're transported from the usual chat interface of WhatsApp to a more visually engaging shopping experience. From here, you can browse the entire JioMart catalog, which is neatly organized into categories and subcategories. I want to buy something new. Let me add a dozen bananas to my shopping cart. An easier way to find the products that you want is to use the search option. Let me search for something. Aha, exactly what I wanted. Natural yogurt. Let me add this also to my cart. Now, let's look at the cart. You can see the dozen bananas and the yogurt. Let me now confirm my order. Since I'm a repeat customer, JioMart already knows my usual delivery address, and I can simply confirm. And now let me choose my payment method. I want to use WhatsApp Pay, but you can also use cash on delivery and other methods. Before I pay, I can once again verify my order. And since WhatsApp Pay is based on UPI, let me now enter my UPI security PIN. That's it. My order is now placed. I've also got my confirmation message, and as you can see, I was able to complete my entire shopping journey within WhatsApp itself, and that too within seconds.
Of course, I will get updates on the order status until delivery. It was as simple as that. तो व्हाट्सएप के जरिए अब ग्रोसरी की शॉपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगले 4 साल तक आईसीसी मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट जी पर देख सकेंगे। जी और डिज्नी स्टार के बीच इस सिलसिले में एक स्ट्रेटेजिक लाइसेंसिंग का एग्रीमेंट हो गया है। 4 साल इस एग्रीमेंट के बाद 2024 और 2026 के T20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2027 के वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप को जी पर भी देखा जा सकेगा। इसके लिए अंडर 19 टूर्नामेंट भी जी पर आप देख सकेंगे। दोनों कंपनियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी भी ये टूर्नामेंट डिज्नी हॉटस्टार पर ही देखा जाएगा। हालांकि ये डील कितनी रकम में हुई है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब CMPDI के लिस्टिंग से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने पेश करते हैं। ET नाउ से देश को अपने सूत्रों से पता चला है कि सरकार CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के लिस्टिंग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि कोयला मंत्रालय ने CMPDI की लिस्टिंग से संबंधित जो डिस्कशन की प्रक्रिया है उसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। जैसा कि आपको पता है, CMPDI यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, CMPDI कोल इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडियरी है और रेवेन्यू जनरेशन प्लान के तहत कोल इंडिया अपनी सब्सिडियरी को लिस्ट कराना चाहती है, जिसमें CMPDI का नंबर जो है सबसे पहले आ सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय जो है सैद्धांतिक रूप से CMPDI की लिस्टिंग को लेकर तैयार है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में दूसरी कंपनियों को भी हो सकता है, क्योंकि CMPDI जो है डिज़ाइन एंड प्लानिंग के काम में जुड़ी हुई है और काफ़ी पोटेंशियल है इसके ग्रोथ को लेकर। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रही है। तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको इवेल्युएट किया जा रहा है। जो मौजूदा मार्केट कंडीशन है उसको भी देखा जा रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि CMPDI या जो दूसरी सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया की, उसकी लिस्टिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए और तमाम ऐसे जो एवेन्यूज़ हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को लेकर उस पर कोल इंडिया ध्यान दे और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा शुरू की गई है। कोल इंडिया 25% हिस्सेदारी जो है CMPDI में बेचना चाहती है। इसके लिए कोल इंडिया के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे दिया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से जो ज़रूरी मंजूरी है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय IRCTC की यूजर आईडी और सरकारी आईडी को लिंक करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में IRCTC की वेबसाइट से यूजर आईडी और सरकारी अप्रूव्ड आईडी को लिंक किए बिना टिकट बुकिंग नहीं हो सकेगी। रेल मंत्रालय ऐसा रेलवे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और फेक आईडी के इस्तेमाल को रोकने के मकसद से करना चाहता है। क्या है ये खबर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। अगर आप IRCTC पे रेल टिकट बुकिंग करते हैं तो बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में आपको अपनी IRCTC यूज़र आईडी को किसी गवर्नमेंट आईडी से लिंक करना पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप कोई नई यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं IRCTC पे तो ये तभी संभव होगा जब आप अपनी यूज़र नेम को, अपनी पूरी आईडी को किसी गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट आईडी के साथ आप लिंक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इस दिशा पे गंभीरता से विचार कर रही है। कई दौर की बैठकें विमर्श हो चुकी है कि जो IRCTC का यूज़र आईडी है इसको किसी एक गवर्नमेंट आईडी से लिंक किया जाए और इसमें प्रमुखता या प्रेफरेंस आधार कार्ड को दिया जा रहा है। हालांकि आधार कार्ड को मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं किया जा सकता, लिहाजा कुछ अन्य विकल्प जो उपयोग करता है उनको दिए जा सकते हैं। मसलन पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये कुछ विकल्प दिए जा सकते हैं जिसके जरिए आपको उस गवर्नमेंट आईडी से अपनी यूज़र आईडी को लिंक करना होगा। और ये कदम इसलिए उठाने पर रेलवे विचार कर रही है क्योंकि जो फेक या जो नकली IRCTC पे यूज़र आईडी है उसके जरिए जो रेल दलाल हैं बड़े पैमाने पे टिकट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसी है वो कई कदम उठा रही हैं। मसलन अगर 2018 से जुलाई 2022 तक देखें तो 1,75,000 से ज़्यादा इस तरीके की बोगस या फेक आईडी IRCTC पे उसको ब्लॉक किया जा चुका है रेल मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा 2018 से देखें तो हर साल 3,000 से ज़्यादा रेल दलालों को पकड़ा
जा चुका है, उनको धरपकड़ की जा चुकी है, लेकिन अभी भी IRCTC को और सुरक्षित और जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं उनके लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए ये मैंडेटरी यानी कि गवर्नमेंट आईडी को IRCTC आईडी से लिंक करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। रेल मंत्रालय, IRCTC और सुरक्षा एजेंसी RPF के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में इसको अनिवार्य किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में ऑटो बिक्री के अनुमान कैसे रह सकते हैं, किस सेगमेंट में तेजी आएगी और कहां कमजोरी दिख सकती है, पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। अगस्त सेल्स डेटा की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स एक बार फिर उम्मीद है कि वो अच्छे आंकड़े पेश करेंगी। वहीं अगर टू व्हीलर की बात करें तो आने वाले फेस्टिव सीजन पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, उस पर देखना होगा। पर अगस्त महीने में जितनी उम्मीदें थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जो कि डीलर्स ने हाईलाइट किया है। और ट्रैक्टर सेगमेंट को एक हिट मिला है क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में जो बारिश थी वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुई, जिसके चलते एक हिट था। और साथ ही कि सीजनली वीक मंथ भी रहता है तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। ये एक ब्रॉडर सेंस था, पर आइए थोड़ा गहराई से अब जानते हैं कौन से सेगमेंट में क्या उम्मीदें हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें जो हैं कम होती नजर आ रही हैं। महीने दर महीने एक फ्लैट सेल्स की उम्मीद है हमें मारुति, टाटा और महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों से। पर CNG सेगमेंट पे फोकस ज़रूर करना होगा क्योंकि कुछ डीलर्स ने हाईलाइट किया है कि बढ़ती कीमतों के चलते इस सेगमेंट को एक हिट मिला है। टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 से 7% की उम्मीद लगा रहे हैं हम महीने दर महीने बढ़त की, जो कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और TVS मोटर्स की बात करें तो पर रॉयल एनफील्ड के नंबर्स पे नज़र डालनी होगी क्योंकि कुछ डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि इनकी न्यूली लॉन्च हंटर को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हमारी उम्मीद है कि 27% मंथ ऑन मंथ अपटिक देखने को मिले क्योंकि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें भी धीरे धीरे करके आसान हो रही हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है, महीने दर महीने एक फ्लैट ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। और ट्रैक्टर, जैसा कि मैं बता रही थी कि एक सीजनली वीक मंथ रहता है, 8 से 10% महीने दर महीने की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं एस्कॉर्ट्स और M&M के आंकड़ों से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आज फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी की मुलाकात हुई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक बैठक में सरकारी बैंकों की फाइनेंशियल ग्रोथ का रिव्यू किया गया है। क्या और डिटेल्स हैं और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने आज डे लॉन्ग रिव्यू लिया है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। SBI और सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स जो हैं, CEOs, MDs और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सारे इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि जो बैंक्स का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है उसका डिटेल में रिव्यू किया गया है। उनका जो NPA रेशियो है उसका भी डिटेल में रिव्यू हुआ है। हम जानते हैं कि मार्च 2022 का अगर हम RBI का डेटा देखें तो जो NPAs हैं वो 6 ईयर लो पर गए हैं 5.9% पर, जो एक अच्छी खबर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। उसके अलावा आज ये भी डिस्कस हुआ कि किस उनकी एसेट क्वालिटी का रिव्यू लिया गया कि कैसा वो चल रहा है और किस तरह से वो कैपिटल मार्केट से अपने लिए फंड्स रेज कर सकते हैं, उसका डिटेल में रिव्यू हुआ है। इसके अलावा जो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है उस पर क्या स्टेटस है उसका डिटेल में रिव्यू हुआ है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फेस्टिव सीज़न आ रहा है, उसके पहले कैसे बैंक्स अपने जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के उसको यूज़ करके कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ा सकती हैं, उस पर भी आज डिटेल में चर्चा हुई है। और जो फ्यूचर के जो स्ट्रैटेजीज़, कैसे जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करके किस तरह से बैंक क्रेडिट आउटरीच अपना बढ़ा सकती है, उस पर भी सजेशंस आए हैं। तो ऑल इन ऑल बेसिकली जो टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, उस पर आज डिटेल में चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एक्साइज स्कैम को लेकर लगातार सवालों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल पर नया हमला अन्ना हजारे ने बोला है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल को भेजे खत में जमकर खरी सुनाई है। अपने खत में अन्ना हजारे ने लिखा है कि CM बनने के बाद आपको पहली बार खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर जो खबरें आ रही हैं उन्हें पढ़कर दुख होता है। उन्होंने लिखा है कि आपकी सरकार ने लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली और महिलाओं को प्रभावित करने वाली शराब नीति अपनाई है। यह आपकी कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। त्याने दारूबंदीची जी पॉलिसी केली ती पॉलिसी अत्यंत चुकीची आहे।
म्हणजे प्रत्येक वॉर्डमध्ये दारूचं दुकान उघडायचं आणि दारू पिणाऱ्यांना 25 वर्ष वय होतं. दिल्ली एक्साइज कैंप में सीबीआई ने आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली। गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर है। सीबीआई की टीम ने बैंक में 45 मिनट तक लॉकर की जांच की। इस दौरान मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद थे। जांच के बाद सिसोदिया ने एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे वो और उन्होंने कहा कि मेरे लॉकर से सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। और अब बात झारखंड में हर पल बढ़ रही सियासी सरगर्मी की। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में घिरे सीएम हेमंत सोरेन को महागठबंधन में टूट का खतरा सताने लगा है। महाराष्ट्र में हुए ऑपरेशन लोटस को देखते हुए महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति बनाई है। विधायकों को सेंधमारी से बचाने के लिए हेमंत सोरेन महागठबंधन के 32 विधायकों के साथ कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं विधायकों के लिए एयरपोर्ट के बाहर 3 बसें लगाई गई हैं, जिनमें सभी विधायकों को नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। जम्मू के किश्तवाड़ इलाके में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के चटरू में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। साथ ही हादसे में घायल 3 लोगों को गंभीर हालत में पीएचसी चटरू में शिफ्ट किया गया है। हम में से कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने वाकई में समाज में बदलाव लाने की दिशा में जबरदस्त काम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से राष्ट्र निर्माण के काम में अपनी भूमिका निभाई है। टाइम्स नेटवर्क इन शख्सियतों को अमेजिंग इंडियंस के तौर पर याद करता है। पिछले कई सालों में अमेजिंग इंडियंस ने देश की ऐसी कई प्रेरणास्पद हस्तियों और समाज में अपना प्रभाव छोड़ने वाली हस्तियों को सामने लाने की कोशिश की, जिनकी कोशिशों को राष्ट्र ने कई प्लेटफॉर्म पर सराहा है। टाइम्स नेटवर्क एक बार फिर ऐसे अनाम हीरोज को सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है जो एक बेहतर भारत बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। There are some among us built differently, common by appearance but uncommon by deeds. Indians with a big heart, selflessly working to build a better India. I'm humbled by how many people around us devote themselves to the selfless and difficult task of improving the lives of others. It's every Indian's duty to discover and encourage those who are bettering India, and I support this wholeheartedly. Adani presents Times Now Amazing Indians, an iconic property to recognize India's uncommon heroes devoted to building a better nation, because no good deed should go unnoticed. In association with BSC, experience the new. 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया।
This game may be habit-forming or financially risky. Play responsibly. This communication is for 18+ only. India has now 94 unicorns, and that just blows me away. The ecosystem out there is supporting these entrepreneurs. In this age of fast-paced digital content creation, They got a long way to go. we are making intergenerational wealth transfer easy. Not many people talk about this in India. They are failing to choose the right product to solve this problem. I think I would back this one. New products need to be developed rather than sachet sizes of premium innovations which are made for the top 10%. I've been watching it since its first day. Mera now bravely rallies with common people through their everyday pains and urban problems. It starts conversations that bring in relief, more importantly, change. And that's what I want to do. Come to think of it, that's why I'm here. In the country's change headquarters, Mera Now. Big fan. Hi, I'm Shreya Dhondial on The Urban Debate. Let's demand some answers, shall we? Those that put others before themselves are truly uncommon heroes, worthy of adulation. A special breed striving to better society despite the odds. Amazing Indians with amazing stories of selfless service. Being a jury member of the Amazing Indian Awards is truly an eye-opening experience. It's amazing to see so many Indians with such big hearts working tirelessly to make the lives of others better. There can be no mission more noble than the service of others. Adani presents Times Now Amazing Indians. An iconic property to recognize India's uncommon heroes devoted to building a better nation. Because no good deed should go unnoticed. Presenting partner Adani. वर्षों का है हमारा और आपका ये साथ, कैसे दूर रह सकते थे आपसे? जी नमस्कार, आपने याद किया और लीजिए हम फिर हाजिर हैं आपका राशिफल बताने, ग्रह नक्षत्रों का खेल समझाने और आपको यह बताने कि अपने भाग्य विधाता आप खुद हैं। देखिए ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ राशिफल सुबह 7:55 पर हर रोज सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। All these stocks should really gain in the second stage of the bull market. See, public sector basically is technically the problem is the government not having a very well defined disinvestment program. So, all these things are not liked by the market and therefore there is uncertainty. ET स्वदेश के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आने पर पूरे देश में धूम मची हुई है। गणपति का ढोल ताशे के साथ जोरदार स्वागत हो रहा है, तो हम आपके पोर्टफोलियो में भी धमाकेदार रिटर्न के लिए लेकर आए हैं खास शो पोर्टफोलियो के मंगल मूर्ति शेयर। चलिए करते हैं शुरुआत। गणपति बाप्पा मोरया, इसी शंखनाद के साथ गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। और त्योहारी सीज़न की अगर बात करें, गणेश चतुर्थी की अगर बात करें, मंगल मूर्ति की अगर बात करें, हर अच्छा काम करने से पहले श्री गणेश हम ज़रूर करते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी लगातार देख रहे हैं किस तरह से देश भर में गणेश जी के स्वागत की
पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। लाल बाग राजा हो, चाहे फिर देश के कई पंडाल हो, जहां पर कितनी सारी तैयारियों के साथ, पूरी मंगल कामना के साथ गणेश जी की धूमधाम से स्वागत करने की तैयारी, इसकी फुटेज लगातार आप देख रहे हैं। और मुनाफे के गणेश ज्ञान की अगर बात करें, हमारी इस खास पेशकश की बात करें, तो जहां पर गणेश जी की बात होती है, उनकी महाकाय की तस्वीर आपके जहन में एकदम से झलक उठती है। अभी भी जैसे आप देख रहे हैं, बड़ा मस्तक, छोटी आंखें, सूप जैसे लंबे कान, इन तमाम चीज़ों के महत्व है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है बड़े मस्तक का, छोटी आंखों का। और गणेश जी हमें क्या क्या सिखाते हैं, ये हम आपको एक एक कर इसमें बताएंगे। हमारे साथ दिग्गजों की पैनल भी जुड़ेंगी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये एक दंत गणपति जी जिस तरह से सभी के लिए कह सकते हैं विघ्न हरता है, मंगल करता है, सुख करता है, कैसे आप भी उन्हीं के सामने से कुछ सीख कर आगे अपने पोर्टफोलियो में भी नए शेयर्स या कह सकते हैं कि निवेश का नया मंत्र बना सकते हैं। तो चलिए मुनाफे के गणेश ज्ञान की शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। मेरे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के डिप्टी हेड देवर्ष वकील हैं, ब्लू ओशन एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष माहेश्वरी हैं और अरिहंत कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक जैन भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि मंगल कार्य आप हर करें और जो भी आप चाहते हैं इस गणेशोत्सव से श्री गणेश नई चीज़ों का करें और हर तरह से खुशहाली आपके जीवन में आती रहे। चलिए शुरुआत जहां हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी बड़े मस्तक की। गणेश जी की तस्वीर को याद करते ही बड़ा मस्तक सबसे पहले आपके जहन में आएगा। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने में योग्य होते हैं और उनकी बुद्धि तेज होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को बड़ा बनाए रखें, बड़े मन वाले बने। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी तरफ से बाजार को वो किस तरह से देख रहे हैं, बाजार में कहां पर निवेश का नजरिया बना रहे हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़कर वो कहां पर निवेश के मंत्र दे रहे हैं। देवर्ष जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताएं इस कड़ी में, इस सूची में आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? जी, पहले तो आपको और आपके सारे दर्शकों को, हमारे सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा मस्तक आपने बोला, जो पोर्टफोलियो होता है उसमें एक लीडर होता है। ऐसे कुछ शेयर होते हैं कि जो हमें मार्केट में इन्वेस्ट करने पे स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी क्वालिटी पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वैसा एक शेयर है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS है, टाटा का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप हमें ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में अभी इन्वेस्ट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सब लोगों को पता होता है कि कुछ शेयर बहुत अच्छे होते हैं पर वो उनमें कभी निवेश नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्राइस हमें हमेशा ज्यादा लगती है। ऐसे शेयर में जब करेक्शन आता है तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। TCS हमें पता है कि एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन वाला फुल स्टैक पोर्टफोलियो है, टाटा का ग्रुप का कंपनी है। जब से IPO आया है तब से करीबन 21% के CAGR से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर चुके हैं। अभी तक 850 रुपए के जब IPO आया था उसके सामने 2900 रुपए तक का अभी तक तो डिविडेंड दे चुके हैं। कई बार बायबैक भी कर चुके हैं। लास्ट बायबैक करीबन 4500 रुपए के आसपास आया था और आज मैं देखूं तो 3150 के आसपास ये शेयर हमें मिल रहा है। तो इसमें आगे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आगे 2022 में उन्होंने ऑलमोस्ट $35 बिलियन के नए ऑर्डर जीते हैं। तो अपने टर्नओवर के सामने 3 गुना उनके पास ऑर्डर बुक है जो आगे जाके धीरे धीरे वो एग्जीक्यूट करेंगे। अभी पहले क्वार्टर के नतीजे जो आए थे उसमें मार्जिन की चिंताएं थी और मार्जिन की चिंताओं के पीछे स्टॉक में करेक्शन आया है। ये करेक्शन एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। लंबे अवधि में 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और 1 साल में अगर देखें तो हमारा 3620 का करीबन 15% का भी एक टारगेट है। मुझे लगता है अभी थोड़ा इन्वेस्ट करें, थोड़ा करेक्शन आए तो और उसको एक्यूमुलेट करें, ये आगे जाके आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा मस्तक की तरह एक अच्छा निवेश रह सकता है। तो चलिए एक बड़े मस्तक की तरह बड़ा निवेश, TCS में निवेश का नजरिया बनाकर चले, ये राय देवर्ष की तरफ से इस कड़ी में उनकी पहली कॉल के तौर पर आते हुए दिख रही है। बड़े मस्तक की बात हमने की, लेकिन
गणेश जी की छोटी आंखें भी हमें काफी कुछ सिखाती है। जी हाँ, अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील होते हैं, यानी कि काफी सोचते हैं, गंभीर प्रकृति के होते हैं। और गणेश जी की छोटी आंखें ये ज्ञान देती हैं कि हर चीज को सूक्ष्मता से, बारीकी से समझने की, देखने की, परखने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही निर्णय भी लेने चाहिए। और ऐसी ही कुछ सीख बाजार के दिग्गज भी भारतीय बाजार को लेकर जब निवेश का नजरिया आप बना रहे हैं तब हमें देंगे। आशीष जी, सही कहा मैंने। बताएं आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की आपको और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल एप्ट थीम चुना है आपने आज। जैसे गणपति जी की बहुत यूनिक क्वालिटीज हैं, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे ही स्टॉक होना चाहिए जिनमें एक बड़ी यूनिकनेस हो, जो इसमें लीडरशिप हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो। तो मैंने भी एक स्टॉक ऐसा चुना है जिसमें बिल्कुल बड़ा मस्तक और छोटी आंखें दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन नजर आता है, क्योंकि ये स्टॉक लीडर है अपने सेक्टर का। इसके अलावा ये बहुत सोच समझ के जो भी स्टेप है कब बिजनेस के वो लेते हैं और जो भी काम करते हैं वो बड़ा काम करते हैं। तो इनका बिल्कुल पैनी नजर है इनकी कि कहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, तभी ये किसी बिजनेस में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरा पिक रहेगा। और अभी जो एजीएम हुई है कंपनी की, वो एक आई ओपनर है और उसने अगले 4-5 साल की एक डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो जैसे उन्होंने कहा कि कैपेक्स वो काफी सारा करने वाले हैं, अपने ऑयल टू केमिकल में करीब 75,000 करोड़ डालेंगे। इसके अलावा जो टेलीकॉम बिजनेस है वहाँ पे 5G का लॉन्च कर देंगे दिवाली तक। और रिटेल में ऑलरेडी वो 250 शहरों तक पहुंच गए हैं और अपने खुद के ब्रांड्स भी लॉन्च करेंगे। और न्यू एनर्जी में जो हाइड्रोजन का उन्होंने प्लान दिया है वो भी काफी एम्बिशियस है। इसके अलावा टॉप ऑफ द मार्केट कैप भी उन्होंने कहा है कि अगले 4 साल में यहाँ से डबल उनका मार्केट कैप वो उम्मीद करते हैं। तो सारी जो भी पॉइंट्स हैं वो मेरा मानना है कि बिल्कुल एक शो करते हैं कि इस स्टॉक में काफी ग्रोथ आगे आने समय में रहने वाली है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर्स हैं भारतीय बाजारों पे कंसंट्रेट करते हुए यदि देखें, वो सारे इस कंपनी के पास में हो। तो चाहे वो रिटेल हो या टेलीकॉम हो या केमिकल बिजनेस हो या रिफाइनरी बिजनेस हो, सभी बिजनेस में वो अच्छा बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगले 1 साल के लिए टारगेट करें। मेरा जरूर टारगेट थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बट मेरा मानना है इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है 3200 से 3300 के लेवल भी जाने का। और 50 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस इस स्टॉक में रखना चाहिए। और बिल्कुल इसे 2022-23 के स्टॉक्स में ये बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक है। एब्सोल्युटली। एजीएम के बाद हमने देखा आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स आते हुए दिखे और 3000 के टारगेट्स आशीष माहेश्वरी रिलायंस में देख रहे हैं। ऑफ कोर्स केपिक्स प्लान्स की अगर बात करें, सक्सेशन प्लानिंग की बात करें, कारोबार विस्तार के लिहाज से हर तरह से 5G रोल आउट की जिस तरह से बातचीत निकल कर आई, यहाँ पर रिलायंस काफ़ी हद तक फोकस में है। कई सारे नए सेक्टर्स हैं जिसमें एंट्री, और जो सेक्टर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहाँ पर भी काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस है, जिसके चलते इस घड़ी में सबसे दमदार सूची की कैटेगरी में ये स्टॉक भी आपके लिए। तो TCS, रिलायंस। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और सूप जैसे लंबे कान की बात करते हैं। गणेश जी के हर अंग में एक सीख छुपी है। आपको बता दें कि गणेश जी को गजकर्ण एवं सूप कर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बड़े लंबे कान हैं और लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वे सुनते सबकी हैं, लेकिन उसके बाद सूझबूझ लगाकर समझकर करते वही हैं जो उन्हें ठीक लगे। बाजार में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए, सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि सुनने से आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, लेकिन उसके बाद अपना दिमाग भी लगाएं और उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप पूरी रिसर्च करने के बाद जहां पर सही समझे वहीं पर निवेश करें। चलिए, इसी पर हमारे साथ हम अभिषेक भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी तरफ से इस कड़ी में पहला शेयर कौन सा होगा। अभिषेक बताएं। तो पहला शेयर जो मेरे इसमें होगा वो हीरो मोटोकॉर्प करके हो है राइट नाउ। अगर आप जैसे बात कर रहे थे मस्तक की बात, तो आज ये रूरल में आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर है राइट नाउ 2 व्हीलर सेगमेंट में। और जो आप सूक्ष्म आंखें की बात कर रहे हैं, वो इसमें आज की तारीख में जो ग्रोथ आएगी वो एक जो सबसे बड़ा ग्रोथ आएगा, अभी जो रूरल रिकवरी चल रही है, फेस्टिव डिमांड चल रहा है, और इसका जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो आगे जाके आएगी वो ईवी स्पेस में आएगी, जब कंपनी ने ऑलरेडी इसने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एथर के अंदर और विदा करके इनका खुद का
प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है राइट नाउ। मेरे को लगता है ये स्टॉक अब धीरे धीरे जैसे कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, आप 1 वर्ष के हिसाब से 3600 के टारगेट्स तक के लिए आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 3600 के टारगेट्स को ध्यान में रखें हीरो मोटोकॉर्प पर। वैसे तो देखा जाए तो अब क्योंकि त्योहारी सीजन आ गया है, एक तरह से ऑटोमोबाइल स्पेस की डिमांड में लगातार बढ़त देखने को मिलेगी भी, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की जहां पर बात कर रहे हैं, ग्रामीण भारत में भी इसकी मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते फोकस में है भी। और यहाँ पर 3600 तक के टारगेट्स नजरिया जरूर लंबी अवधि का, इस पूरे सेगमेंट में ही हम आपको जो स्टॉक्स सुझा रहे हैं उन पर लंबी अवधि का नजरिया आपको दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम स्टॉक्स वो हैं जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्वालिटी कैटेगरी के स्टॉक्स माने जाते हैं, इनमें निवेश का नजरिया बनाना चाहिए। हालांकि ऑफकोर्स ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं जिस पर खास नजर रहेगी, और उससे ठीक पहले पैसेंजर व्हीकल हो, 2 व्हीलर सेगमेंट हो, इन पर खास फोकस रहेगा। लेकिन ऑटोमोबाइल स्पेस में अभिषेक की राय, या कह सकते हैं कि अभिषेक की रिसर्च और नजरिया जो है हीरो मोटोकॉर्प पर पॉजिटिवली बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गणेश जी की सूंड की। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल सक्रिय रहने के संकेत हैं, हर पल एक्टिव रहने के संकेत हैं। ये हमें ज्ञान देती हैं कि जीवन में सदैव सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे कभी दुख और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। बाजार में भी ऐसी ही कुछ चीज़ है, चाहे फिर बाजार की स्थिति कैसी भी हो, उतार चढ़ाव कैसे भी हो सकता है कि किसी समय आपने नुकसान झेला हो, लेकिन फिर उठ खड़े होकर आगे बढ़ना ही आपके लिए सबसे सही सीख होगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ देवर्ष है, उनसे दूसरा शेयर इस कैटेगरी का समझते हैं। देवर्ष, TCS तो एक आपने बताया, अब दूसरा स्टॉक इस कैटेगरी में कौन सा होगा, बताएं। तो ये एक दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है, जो आपने बताया कि उतार चढ़ाव होता है, कभी कभी कोई ऐसी फैमिली में ऐसी कुछ इवेंट हो जाते हैं, तो उससे ऊपर उभर के हमें हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आए। और वैसी एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में जो हमें नहीं के इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए, इंश्योरेंस के स्टॉक में भी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें, तो हम ये जो उतार चढ़ाव है उसको आराम से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेरा जो पसंद का एक शेयर है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ हमें पता है कि SBI की और BNB पारिबा की एक जॉइंट वेंचर की कंपनी है, और अभी हाल ही में जो उनके नतीजे आए उसमें उन्होंने ऑल टाइम हाई जो मार्जिन दिखाई। इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यूएशन देने के जो थोड़े मापदंड है वो अलग है, उसमें हमें VNB मार्जिन देखनी चाहिए, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है उसकी मार्जिन देखनी चाहिए। वो मार्जिन इनकी 6.7% बढ़ के इस बार 30.4% तक पहुंच चुकी है, जो एक बेहतरीन मार्जिन मानी जाती है। SBI के जो इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है उसमें धीरे धीरे वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो SBI की जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन की रीच है उसका फायदा ये कंपनी को धीरे धीरे हो रहा है, और उसके कारण ही हम देख रहे हैं कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है। और उसी के कारण उसका जो ओपेक्स का रेशियो है, जो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का रेशियो है, वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छा है। हमें लगता है कि अभी मैनेजमेंट जो कॉन्फिडेंस है, उन्होंने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, खास करके जो नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज में 30% तक का मार्केट शेयर ले जाने की बात की है, उसे लगता है कि ये बिजनेस में आगे काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का निवेश देखे तो हमें पता चलता है कि हर बार इसमें ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है इंश्योरेंस बिजनेस में, और ये एक सेगमेंट ऐसा है कि वहां पे अभी उनके पोर्टफोलियो में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस बिजनेस में अभी जो हाल ही लास्ट 3-4 साल में इंश्योरेंस की कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, तो वहां धीरे धीरे निवेश करके पोर्टफोलियो में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें भी एज अ रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर में इन्वेस्ट करके लंबी अवधि रखनी चाहिए। करीबन 1320 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक साल का हमारा जो टारगेट है वो 1660 का है, तो यहाँ से लगभग 25% का हमें रिटर्न मिल सकता है, और लंबी अवधि में ये काफी अच्छा इन्वेस्ट दे सकता है। बाजार में ऊपर चढ़ाव नीचे चढ़ाव होगा, उसके सामने ये हमें सारा वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा।
सही कहा है। इनफैक्ट देवर्ष, इंश्योरेंस थीम तो फोकस में है ही, ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रडार पर है, और इनमें से भी जिस स्टॉक का चुनाव आपने किया है, एपीई ग्रोथ के हिसाब से अगर इंश्योरेंस कंपनियों को देखें, सबसे ज्यादा ग्रोथ एसबीआई लाइफ ने देखी, ऑलमोस्ट 78%। उसके ठीक बाद एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और मैक्स लाइफ में हमने देखा खासतौर से वीएनबी मार्जिन्स काफी मजबूत हैं। नॉन पार सेविंग्स एन्युटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। Q1 FY23 को ट्रेंड को अगर देखें काफी पॉजिटिव है, और रिटेल प्रोटेक्शन पर कुछ खास यहाँ पर असर नहीं देखने को मिला। एपी ग्रोथ खास तौर से जो है उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते इंश्योरेंस प्लेस जो हैं वो लगातार फोकस में हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वीएनबी मार्जिन्स, जिसकी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पर भी हमने देखा ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के वीएनबी मार्जिन्स में सालाना आधार पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ 1620 के टारगेट्स देवर्ष की तरफ से ये राय इस स्टॉक पर खरीदारी की ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। आशीष, आप बताएं आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? जी, इस सेगमेंट में मेरा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा केमिकल। अगेन क्योंकि गणेश जी की क्वालिटी है कि वो लीडरशिप रखते हैं किसी भी सेगमेंट में, और सबसे पहले कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उनसे आपकी शुरुआत होती है। तो टाटा केमिकल भी जो केमिकल स्पेस है वहाँ पे मार्केट लीडर है। सोडा ऐश और कास्टिक सोडा का इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है इन पर्टिकुलर सेगमेंट में। इसके अलावा ये सिर्फ इंडिया फोकस कंपनी नहीं है, इसके अलावा उनकी प्रेजेंस जो है वो यूएस, यूरोप और अफ्रीकन मार्केट्स में भी है। कंपनी ने अभी रिसेंटली 2000 करोड़ का नया कैपेक्स भी प्लान किया है। तो ये शो करता है कि अगले कई सालों तक कंपनी को काफी कॉन्फिडेंस है कि जो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट दूसरी कंट्रीज में हो रहे हैं तो वहाँ पे इनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। हमने लास्ट क्वार्टर के कंपनी के बहुत ही बेहतरीन नतीजे भी देखे थे, और मेरा मानना है कि जो कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, स्पेशलिटी केमिकल जिस वर्टिकल्स में वो कंपनी काम करती है वहाँ पर अगले कई सालों तक काफी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। तो 1 साल का कंजर्वेटिव लेवल पे मेरा टारगेट 1400 रुपए का, बट यदि थोड़ा सा स्कोर होल्ड करेंगे तो इनफैक्ट इस स्टॉक में डबल होने का भी बिल्कुल पोटेंशियल अगले 1 से 2 साल के बीच है। तो इसलिए टाटा केमिकल मेरा सिलेक्शन। बिल्कुल, और इनफैक्ट केमिकल प्लेस में लगातार मजबूती हमने देखी भी है, और आशीष जी की तरफ से इस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक टाटा केमिकल्स इस पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। फंडामेंटल्स हर लिहाज से कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर हैं, और इसी के चलते यहाँ पर निवेश का नज़रिया ज़रूर बनाकर आप चल सकते हैं। आइए, ये तो दो शेयर्स हमने हमारे दोनों एक्सपर्ट से जान लिए, लेकिन अभिषेक आप बताएं आपकी तरफ से इस कड़ी में दूसरा शेयर कौन सा होगा? एक स्टॉक जो आपने सुझाया उसके फंडामेंटल्स हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव, और आने वाले दिनों में भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक को अच्छी तेजी प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरा शेयर कौन सा होगा? दूसरा शेयर भी मैं भी केमिकल स्पेस से ही बात करूंगा राइट नाउ। आज आप केमिकल में देखेंगे तो विष्णु केमिकल लिमिटेड करके है कंपनी, जो क्रोमियम और बेरियम दोनों में ही मार्केट लीडर है। पिछले 4 साल तक उन्होंने तो 15 से 19 के बीच में उन्होंने ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ दिखाई थी, और उसके बाद अब इन्होंने केपेक्स किया है, और केपेक्स में इन्होंने बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में ही इंटीग्रेशन किया है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ इनका केपेक्स खत्म हो गया है क्रोमियम के लिए और बेरियम के लिए। राइट नाउ आप ये बात करेंगे क्रोमियम में, जैसे इंडिया में आज दोनों ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और बेरियम में इनका आज जो इनकी कैपेसिटी 60,000 टन की, जो दूसरा प्लेयर है उसकी 5,000 टन की कैपेसिटी है। वही क्रोमियम में 60,000 टन 70,000 टन की इनकी कैपेसिटी है, और जो दूसरा प्लेयर है उनकी 20,000 टन से भी नीचे की कैपेसिटी है। इसके अलावा ये नए नए डेरिवेटिव लॉन्च कर रहे हैं। अभी अभी जो ग्लोबली जो अब रशिया और इसका भी इनको बेनिफिट मिला है, और यूएस में इनका एक जो कॉम्पिटिटर था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर था, उसने बोला है कि वो हो सकता है कि यूएस में अपना प्लांट बंद कर दे। बिल्कुल, वो भी इनको बेनिफिट मिलेगा राइट नाउ। ये वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने ऑलरेडी अपना डेट रिडक्शन कम करना चालू किया है राइट नाउ, और कंपनी ने कॉल पे भी बोला है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में दे कैन लुक फॉर गोइंग फॉर ए नेट डेट फ्री कंपनी आगे जाके। ऑलरेडी ये स्टॉक हालांकि अभी अगर आप देखेंगे 1 वर्ष में तो 300-400 रुपए से 1900 रुपए हुआ है, बट मेरे को लगता है ये पोर्टफोलियो में बना के रखिए। ये स्टॉक मेरे को 2800 से 3000 के टारगेट आप पिछले नेक्स्ट 12 से 18 महीने में ये कंपनी में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमारे 2 एक्सपर्ट्स की तरफ से केमिकल्स पर पॉजिटिव नजर आता है। देवर्ष, कमिंग बैक टू यू, बताएं आपकी तरफ से इस सूची का तीसरा और आखिरी स्टॉक कौन सा होगा? हाँ, तो 2 हमने जो सेफ स्टॉक, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो देखे। अब पोर्टफोलियो में थोड़ा अल्फा भी चाहिए, थोड़ा
ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ी रिस्क लेते हैं, तो उसके लिए एक मिड कैप स्टॉक मैं पसंद करूंगा। ये भी एक जो गणेश जी के लंबे कान है उसकी तरह एक लंबा निवेश सोच के केमिकल इंडस्ट्री में भी मैं थर्ड स्टॉक रेकमेंड करूंगा। एथर इंडस्ट्रीज जो केमिकल कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल में, वो 4 प्रोडक्ट में दुनिया में लीडर है और 2 प्रोडक्ट में वो सेकंड नंबर पे आती है। कई प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अभी 4 साल पहले इंडिया में इंपोर्ट होती थी, अब इन्होंने बनाना शुरू किया है। तो बनाने के बाद अब ये 100% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, नहीं कि इंडिया में ये पूरा बेचते हैं। अब जो यहाँ पे चाइनीज कस्टमर है उनको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बिजनेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से आप मार्केट लीडर बनते हो, नहीं कि भारत में मार्केट लीडर बनो, जो दुनिया भर में आप मार्केट लीडर बनते हो, ऐसी कंपनियों को आपको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि केमिकल में, खास करके स्पेशलिटी केमिकल में, एक लंबी अवधि का अगर हम नजरिया रखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये लीडर है, मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है और थोड़ा क्रेन्स में भी इनका बिजनेस है। बिल्कुल अनादर स्पेशलिटी केमिकल स्पेस एथर इंडस्ट्रीज हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनकी राय। लेकिन चलिए गणेश जी के 2 और कैरेक्टरिस्टिक क्विकली जान लेते हैं, उसके बाद 2 स्टॉक्स फटाफट हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। एक तो बड़ा उदर यानी कि बड़ा पेट। गणेश जी का बहुत बड़ा पेट है और अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा पेट खुशहाली का प्रतीक है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें ये ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ बातों को भी पचाना सीखना चाहिए। और वहीं एक दंत, गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। अपने टूटे हुए दांत से ये सीख वो देते हैं कि चीज़ों को सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, उनकी 2 कॉल्स फटाफट जान लेते हैं। आशीष जी बताएं दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से क्विकली कौन सा होगा? जी, गणपति जी का पेट बिल्कुल बड़ा है, तो जो मेरा स्टॉक है वो खाने पीने से ही संबंधित रहेगा। और मेरा मानना है जैसे भारतवर्ष में प्रथा भी है, जिसका बड़ा उदर होता है तो उसको सब लोग सेठ जी करके बात करते हैं कि ये तो बहुत खुशहाल है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि जो खाने पीने संबंधित है वो है जुबिलिएंट फूड वर्क। मेरा मानना है कि इस कंपनी में ये कंपनी काफी समय से आपको अच्छा पिज्जा और नए तरीके के जो साइड है वो खिलाती आ रही है और काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इस कंपनी में। कंपनी जैसे गणपति जी डाइजेस्ट कर देते हैं कोई भी अच्छी बात या बुरी बात को, तो ऐसे ही कंपनी में ऐसा हुआ कि सीईओ उनके छोड़ के गए, पर उसके बावजूद भी कंपनी के परफॉर्मेंस में कहीं कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि अभी जो उनका स्टोर करीब 1500 के आसपास है, अगले 2 से 3 साल के बीच में करीब 3000 तक स्टोर पहुंच जाएंगे। और कंपनी का ने जो नए ब्रांड्स है पॉपे उसको लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है और डंकिन डोनट्स की भी री लॉन्चिंग अभी वो आगे आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि जो कैफे का मार्केट है वो भी अब अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ रहा है। तो अभी भी स्टॉक मेरा एनालिसिस ये है कि 35 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे FY24 की अर्निंग से मिल रहा है और काफी पोटेंशियल है यहाँ पर ग्रोथ का। तो इसलिए 800 रुपए का कंजर्वेटिव 1 साल का मेरा टारगेट है। बिल्कुल, जुबिलिएंट फूड यहाँ पर आशीष जी की तरफ से उनकी पसंद। और अभिषेक आप अपना आखिरी स्टॉक और इस कड़ी में सेगमेंट का आखिरी स्टॉक भी क्विकली बताएं। तो मेरा आखिरी स्टॉक पेट के हिसाब से देखा जाएगा तो रिलायंस है। मैं चाहता हूं कि रिलायंस पे ऑलरेडी आशीष जी बात कर चुके हैं, बट जो B2B से B2C ट्रांजेक्शन हो रहा है वो राइट नाउ, और मेरा आई वोंट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट 1 से 1.5 वर्ष में आपको रिलायंस में डीमर्जर का अनाउंसमेंट सुनाई देगा, जो एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर होगा राइट नाउ। ये डेफिनेटली पोर्टफोलियो पिक है और आप इसको बना के रख सकते हैं। मेरा व्यू ये है कि इसका जब केपेक्स खत्म होगा, अभी जो इस राउंड का केपेक्स जो गीगा फैक्ट्री में कर रहे हैं, इसके अलावा 5G में दे आर गेटिंग इनटू द बिजनेस राइट नाउ, तो ये कंपनी अपने आप को नेक्स्ट 4 से 5 साल में एकदम ऑयल विल बी द रिन्यूएबल बहुत छोटा बिजनेस रह जाएगा और आगे जाके ये कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी आज की तारीख में मेहनत इन्वेस्टमेंट जो स्पेशली द रिन्यूएबल सेगमेंट में जो कर रहे हैं वो करेगी। ये मेरा टारगेट इस स्टॉक के लिए आप 3,300 रुपए तक का रहेगा अगले 1 वर्ष में। बिल्कुल, तो चलिए मंगल मूर्ति शेयरों से कीजिए मुनाफे का श्री गणेश। हमारी इस खास पेशकश को हम यही समेटने वाले हैं। देवर्ष जी, आशीष जी और अभिषेक जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है। चलिए इसी विचार के साथ इस खास कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।
स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा।